बड़ी और भरोसेमंद खबरें सबसे तेज। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार। आज हम क्रिप्टो जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी ये मामला जुड़ा है वजीर एक्स से। हाँ, जो भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है। बिल्कुल। और उसकी जो पेरेंट कंपनी है ज़ेटाई पीटी लिमिटेड, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग योजना से। जी हाँ। अभी हाल में सिंगापुर हाईकोर्ट का एक आदेश आया है और इसने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। बिल्कुल, खासकर उन यूजर्स के लिए जिनके फंड्स फंसे हुए हैं। हाँ वही तो, ये खबर कई लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। जी हाँ, हमारे पास न्यूज़ दुनिया की एक रिपोर्ट है जो इस पूरे क्या कहते हैं घटनाक्रम की जानकारी दे रही है। अच्छा। हाँ, आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कोर्ट के आदेश का असल मतलब समझें। हाँ, ये पता लगाएं कि वजीर एक्स यूजर्स के लिए इसके मायने क्या हैं। और सबसे जरूरी बात, सबसे अहम, कि वो अटके हुए पैसों की वापसी की उम्मीदें वो अब कहाँ खड़ी हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये सिंगापुर हाईकोर्ट का ताज़ा आदेश है क्या? असल में कोर्ट ने कहा क्या है ज़ेटाई पीटी लिमिटेड से? देखिए, मुख्य बिंदु ये है कि सिंगापुर हाईकोर्ट ने वजीरेक्स की जो सिंगापुर वाली पेरेंट कंपनी है ज़ेटाई पीटी लिमिटेड, हाँ, उसको एक नया निर्देश दिया है। क्या निर्देश? कोर्ट ने कंपनी को कहा है कि वो अपनी रीस्ट्रक्चरिंग योजना, जिसे वो कानूनी भाषा में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, अच्छा, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। हाँ, उस पर और ज्यादा विस्तृत लिखित दलीलें दें या स्पष्टीकरण दें, जिन्हें सबमिशंस कहते हैं। सबमिशंस। अच्छा, मतलब कोर्ट अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है जो योजना पहले दी गई थी? लगता तो यही है। और क्या इसके लिए कोई टाइमलाइन, कोई समय सीमा भी दी है? ये दलीलें कब तक जमा करनी है? हाँ, दी है। कोर्ट ने इसके लिए एक बिल्कुल साफ समय सीमा तय की है, 3 अक्टूबर 2025। 2025, 3 अक्टूबर 2025। जी हाँ, इस तारीख तक ज़ेटा जीटी लिमिटेड को अपनी ये नई और डिटेल्ड लिखित दलीलें कोर्ट के सामने रखनी होंगी। तो ये तारीख तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इस मामले में। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गई है। 3 अक्टूबर 2025, ये तो अभी काफी दूर है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस रीस्ट्रक्चरिंग योजना पर तो यूजर्स की वोटिंग भी हुई थी ना? जी हाँ, हुई थी। और शायद नतीजा काफी पॉजिटिव था। क्या बैकग्राउंड रहा इसका थोड़ा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी लंबी है। कंपनी ने पहले एक प्लान बनाया था रीस्ट्रक्चरिंग का, फिर उस योजना में कुछ बदलाव किए गए, और फिर उस बदली हुई संशोधित योजना पर यूजर्स के बीच दोबारा वोटिंग हुई। अच्छा, दोबारा हुए वोटिंग? हाँ, और जैसा आपने कहा, नतीजा बहुत ही पॉजिटिव था। न्यूज़ दुनिया की रिपोर्ट तो यही बताती है कि 95% से भी ज्यादा यूजर्स ने इस संशोधित योजना के फेवर में वोट दिया। 95% से ज्यादा? ये तो जबरदस्त बहुमत है तो आमतौर पे तो इतने बड़े सपोर्ट के बाद चीजें आगे बढ़ जानी चाहिए। सही बात है। फिर कोर्ट को अब और स्पष्टीकरण या ये नई दलीलों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और समझने लायक भी है। देखिए, 95% का समर्थन वो यकीनन एक बहुत मजबूत संकेत है। हाँ बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ज्यादातर जो प्रभावित यूजर्स हैं वो इस प्रस्तावित समाधान से सहमत हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने को। लेकिन जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, खासकर जब दिवालियापन या इतनी बड़ी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो, हाँ। वो सिर्फ बहुमत के आधार पर नहीं चलती। कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो ये पक्का करे कि जो योजना है वो सिर्फ प्रैक्टिकल ही ना हो, अच्छा। बल्कि कानूनी रूप से भी हर पहलू पर खरी उतरे, ट्रांसपेरेंट हो, और सभी जो संबंधित पक्ष हैं, स्टेक होल्डर्स, हाँ, स्टेक होल्डर्स, खासकर हर तरह के लेनदार, क्रेडिटर्स, उनके हितों का भी निष्पक्ष रूप से ध्यान रखे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि शायद वो जो बाकी 5% यूजर्स थे, उनकी कोई आपत्ति हो सकती है? हो सकता है। या फिर कोई और कानूनी पेच हो सकता है जिस पर कोर्ट की नजर है? बिल्कुल, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोर्ट को उस बात पर और क्लैरिटी चाहिए हो कि उन 5% यूजर्स या कोई और ग्रुप जिन्होंने शायद विरोध किया हो, उनकी चिंताओं का समाधान कैसे हो रहा है। ठीक है। या फिर योजना के कुछ टेक्निकल पहलू हो सकते हैं, जैसे कंपनी की जो संपत्ति है उसका मूल्यांकन, एसेट वैल्यूएशन, वो कैसे किया गया है, क्या वो सही है। हाँ, ये भी हो सकता है। और जो टोकन या फंड्स वापस किए जाने हैं,
उनकी वितरण प्रक्रिया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, क्या वो पूरी तरह साफ और निष्पक्ष है? हाँ, खासकर अगर अलग-अलग तरह के क्रिप्टो एसेट्स हों तब तो और मुश्किल होगा। बिल्कुल, प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। हाँ, ये संभव है। क्रिप्टो की दुनिया में तो वैसे भी एसेट वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन अपने आप में एक चुनौती हो सकती है। निश्चित रूप से। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन से जुड़े मुद्दे हों, अच्छा। क्योंकि कंपनी सिंगापुर में है और यूजर्स भारत समेत कई जगह हो सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। तो कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि योजना सभी लागू कानूनों का पालन करती हो। हम्म। इसलिए 95% समर्थन जरूरी तो है, बहुत जरूरी है, हम्म। लेकिन कोर्ट का ये अतिरिक्त जानकारी मांगना ये कानूनी प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है, खासकर इतने बड़े और जटिल मामले में। मतलब वो बस पूरी तरह संतुष्ट होना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वे बस अपनी पूरी तसल्ली चाहते हैं। समझ गए। तो इसका सीधा और सबसे बड़ा असर तो उन हजारों वजीरेक्स यूजर्स पर पड़ रहा है जिनके पैसे महीनों से या शायद सालों से अटके हुए हैं। हाँ, सही कहा आपने। उनके लिए इस देरी का क्या मतलब है? उनके लिए इसका मतलब है और इंतजार। उफ। ये स्थिति वाकई में बहुत निराशाजनक है उन लोगों के लिए जो अपने फंड्स वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। इस नए आदेश का साफ मतलब है कि फंड्स की वापसी की जो प्रक्रिया है, जिसे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रहा है, हाँ। वो अभी शुरू नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से कोर्ट की फाइनल मंजूरी पर निर्भर करती है। अच्छा। जताई अपनी नई दलीलें 3 अक्टूबर 2025 तक जमा कर देगी। उसके बाद कोर्ट उनका अध्ययन करेगा। शायद सुनवाई की अगली तारीख तय होगी और फिर कहीं जाकर ये फैसला होगा कि क्या योजना को हरी झंडी दी जा सकती है या नहीं। यानी अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। जी। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि इस बीच कंपनी को कानूनी कार्रवाई से कुछ राहत मिली हुई थी ना, जिसे मोरेटोरियम कहते हैं। हाँ। मोरेटोरियम, उसकी क्या स्थिति है? क्या वो अभी भी लागू है? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने पहले जताई पीटी लिमिटेड को एक कानूनी सुरक्षा अवधि यानी मोरेटोरियम दी थी। और इस अवधि को 16 सितंबर तक बढ़ाया गया था। अच्छा, 16 सितंबर तक। जी, मोरेटोरियम का मतलब होता है कि इस दौरान कंपनी के खिलाफ जो लेनदार हैं वो कोई नई कानूनी कार्यवाही जैसे वसूली के लिए मुकदमा वगैरह शुरू नहीं कर सकते। ठीक है। ये कंपनी को थोड़ा सांस लेने का मौका देता है ताकि वो अपनी रीस्ट्रक्चरिंग योजना पर फोकस कर सके। हाँ, उसे व्यवस्थित करने की तैयारी कर सके। बिल्कुल। अब चूंकि 16 सितंबर तो बीत चुका है और नई डेडलाइन अक्टूबर 2025 की है। हाँ। तो मोरेटोरियम की जो मौजूदा स्थिति है उस पे शायद और स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी आगे, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था वो कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए स्थिरता देना था। समझ गई। तो एक तरफ तो कोर्ट और स्पष्टीकरण मांग रहा है जिससे देरी हो रही है। जी। दूसरी तरफ यूजर्स का इतना भारी समर्थन है। क्या इस 95% समर्थन को हम एक आशा की किरण मान सकते हैं? इसका वजन कितना है कोर्ट की नजरों में? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी आशा की किरण है और इसका वजन भी काफी है। अच्छा। ये कोर्ट को दिखाता है कि जिन लोगों का पैसा सीधे तौर पर फंसा हुआ है उनमें से भारी बहुमत मतलब ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी जी। कंपनी द्वारा प्रस्तावित समाधान के रास्ते पर चलने को तैयार हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि कंपनी और यूजर्स के बीच कुछ बातचीत हुई है, संवाद हुआ है। हाँ। और एक आम सहमति बनाने की कोशिश सफल रही है। कानूनी प्रक्रिया में जो प्रभावित पक्ष होते हैं उनकी सहमति एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर मानी जाती है। अच्छा। हालांकि अकेले ही कोर्ट के फैसले को तय नहीं कर सकता, लेकिन ये योजना के पक्ष में एक बहुत मजबूत तर्क जरूर पेश करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 95% वोट है ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है? हाँ, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन कोर्ट के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सलाह या सिफारिश जैसा है। हाँ, इसे इस तरह समझना ज्यादा सही होगा। बिल्कुल, ये कोर्ट को यूजर्स की इच्छा बताता है। लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार तो कोर्ट का ही है, जो कानून और प्रक्रिया के सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगा। सही बात है। कोर्ट को ये देखना होगा कि योजना सिर्फ पॉपुलर ही नहीं है बल्कि कानूनी रूप से सुदृढ़ है, मतलब लीगली साउंड है और निष्पक्ष भी है। ठीक है, मान लीजिए 3 अक्टूबर 2025 के बाद कंपनी दलीलें पेश करती है और मान लेते हैं कि कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, हरी झंडी मिल जाती है। जी। उसके बाद क्या होगा? ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया कैसे काम करेगी? मतलब क्या होगा असल में? अगर कोर्ट योजना को मंजूरी दे देता है तो उसके बाद जो रीस्ट्रक्चरिंग योजना है उसके अनुसार काम शुरू होगा। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मूल रूप से यूजर्स के जो फंसे हुए क्रिप्टो एसेट्स हैं या उनके बराबर की जो वैल्यू है, हाँ। उसको वापस लौटाना है।
अब ये कैसे होगा, इसकी जो सटीक प्रक्रिया है वो योजना के डिटेल्स में होगी। अच्छा। क्या यूजर्स को उनके ओरिजिनल टोकन वापस मिलेंगे या कोई नया टोकन मिलेगा या फिर फिएट करेंसी जैसे रुपए या डॉलर में पेमेंट होगा, ये सब योजना पर निर्भर करेगा जिसे कोर्ट ने मंजूर किया है। ठीक है। मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को एक तय समय सीमा के अंदर इस वितरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बेशक इसमें भी समय लग सकता है क्योंकि लाखों यूजर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के एसेट्स हो सकते हैं, तो वो भी एक प्रक्रिया होगी। हाँ, वो भी अपने आप में एक बड़ा काम होगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर हम आज की तारीख में स्थिति का जायजा लें तो WazirX यूजर्स के लिए संदेश क्या है, उन्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए और आगे क्या देखना चाहिए? फिलहाल मुख्य संदेश यही है कि धैर्य रखना होगा। धैर्य। 3 अक्टूबर 2025 अब एक अहम तारीख है जिस पर नजर रखनी होगी। जी। उस तारीख तक कंपनी को अपनी डिटेल दलीलें पेश करनी है। उसके बाद ही कोर्ट उन पर विचार करेगा और आगे की राह तय होगी। अनिश्चितता तो अभी बनी हुई है, लेकिन कम से कम अब एक समय सीमा सामने है। हाँ, ये बात है। प्रक्रिया रुकी नहीं है, बल्कि कोर्ट द्वारा और जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है। और यूजर्स का भारी समर्थन एक पॉजिटिव पहलू है, लेकिन हाँ, अंतिम मंजूरी तो कोर्ट से ही आनी है। ये पूरा मामला सिर्फ WazirX और उसके यूजर्स तक ही सीमित नहीं लगता मुझे। ये क्रिप्टो या डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन और यूजर प्रोटेक्शन से जुड़े कुछ बड़े सवाल भी खड़े करता है ना? बिल्कुल। खासकर जब कोई प्लेटफॉर्म इस तरह वित्तीय संकट में फंसता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म, और खासकर वो जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट करता है, वित्तीय पुनर्गठन या दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो यूजर्स के हितों की सुरक्षा कैसे पक्की की जाए? क्या हमारे मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचे इस तरह की जो मुश्किलें हैं, जटिलताएं हैं, उनसे निपटने के लिए काफी हैं? हाँ, और ये सिंगापुर का कोर्ट दिख रहा है मामला, लेकिन यूजर्स तो भारत में है ज्यादातर। बिल्कुल, ये अपने आप में एक चुनौती है। हाँ, और संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। एक तरफ यूजर्स हैं जो जल्द से जल्द अपना पैसा वापस चाहते हैं, उनकी अपनी तात्कालिक जरूरतें हैं। जाहिर है। दूसरी तरफ लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करना जरूरी है ताकि जो भी समाधान निकले वो टिकाऊ हो, निष्पक्ष हो। बिल्कुल, ये तनाव साफ दिखता है इसमें। साफ दिखता है। और ये सवाल उठता है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों को और बेहतर ढंग से कैसे संभाला जा सकता है? क्या हमें क्रिप्टो स्पेसिफिक दिवालियापन कानूनों की जरूरत है? हो सकता है। क्या अलग-अलग देशों के जो रेगुलेटर्स हैं, उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी लगता है। क्या प्लेटफॉर्म्स को शुरुआत से ही यूजर फंड्स को कंपनी के ऑपरेशनल फंड से बिल्कुल अलग रखने के लिए, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स, हाँ, उसके लिए और सख्त नियम होने चाहिए ताकि ऐसी नौबत ही कम आए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार बिंदु हैं। वाकई, शायद इस तरह के मामलों से जो सबक मिलते हैं वो भविष्य के रेगुलेशन को आकार देने में मदद करेंगे। उम्मीद तो यही है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री और मैच्योर होगी, वैसे वैसे रेगुलेटरी स्पष्टता और उपभोक्ता संरक्षण के उपाय भी बेहतर होने चाहिए। ये मामला यही दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी नई क्यों ना हो, वित्तीय संकट और उससे जुड़े जो कानूनी पहलू हैं वो पुराने सिद्धांतों पर ही चलते हैं। पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी पक्षों के हितों का संतुलन। तो आज की चर्चा का सार यही निकलता है कि WazirX रीस्ट्रक्चरिंग मामले में गेंद अभी सिंगापुर हाईकोर्ट के पाले में है। जी बिल्कुल। ज़ेनताई प्राइवेट लिमिटेड को 3 अक्टूबर 2025 तक और जानकारी देनी है। हाँ। यूजर्स का 95% समर्थन एक मजबूत पक्ष जरूर है, लेकिन फंड वापसी की प्रक्रिया कोर्ट की अंतिम मंजूरी के बाद ही शुरू हो पाएगी। सही है। तब तक इंतजार और उम्मीद जारी है। जी हाँ, स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी। उम्मीद है कि अगली सुनवाई या कोर्ट के अगले कदम से तस्वीर और साफ होगी। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी। श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। डिजिटल संपत्ति के इस तेजी से बदलते दौर में जब प्लेटफॉर्म्स वित्तीय उथल-पुथल का शिकार होते हैं, तो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सामान्य यूजर के हितों की रक्षा हो और साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं का भी सम्मान हो। भविष्य में इस संतुलन को साधने के लिए किन नए और प्रभावी तरीकों की जरूरत होगी, इस पर जरूर सोचिएगा।